जय श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक्टस नॉन फैसिट र्यूमनिसिमेंस-ट्रिया। ये एक लैटिन वर्ड है जिसको हम मैगजीम भी कहते हैं। ये आईपीसी के सेक्शन जो जनरल एक्सेप्शन है उसमें भी आती है और सेक्शन 76 में आती है और 79 में। यानी कि इस मैगजीम का जो अभी नया बीएनएस बना हुआ है न्याय संहिता, उसमें 14 सेक्शन में और 17 सेक्शन में ये मैगजीम आती है। इसका मीनिंग अगर आप समझ लेंगे तो वो चाहे वो लॉ का स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई जनरल पर्सन हो या फिर कोई और पर्सन हो, उन सभी के लिए ये मैगजीम बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। यानी जिसके ऊपर जब कोई अपराध का कोई ब्लेम लगाया जाता है तो उसके पीछे उसका किस तरीके का इंटेंशन होता है, उसका जो क्राइम करने की जो प्रक्रिया यानी जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। वो डायरेक्टली कोई क्राइम नहीं करता है, कोई भी कार्य हम करते हैं वो डायरेक्टली हम नहीं करते, उसके लिए हम पूरी प्लानिंग बनाते हैं। विदाउट प्लानिंग के हम कोई भी कार्य नहीं करते। अगर हम एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी बैठते हैं तो हम प्लानिंग बनाते हैं कि हाँ इस वीडियो में हमें क्या बोलना है, किस तरह कौन सा टॉपिक उठाना है। चाहे वो हम गृहिणी हो, वो भी सोचती है आज खाने में क्या बनाना है, खाने वाला भी सोचता है आज खाने में क्या मिलने वाला है। वही डॉक्टर सोचता है कि आज हम ऑपरेशन करेंगे तो इसका ऑपरेशन किस तरीके से करें ताकि जल्दी हो जाए और पेशेंट को भी हम बचा लें, कोई दर्द ना हो, कोई नुकसान ना हो। और वही एडवोकेट सोचता है कि हम अगर आज केस लड़ने जाएंगे तो किस तरीके से हम कौन से ग्राउंड्स ऐसे बनाएं कि हम अपने जो हमारा वो है तो उसको हम कैसे बाहर निकाल लेंगे। यानी कि हम हर एक लोग अपनी प्लानिंग बनाकर चलता है कि विदाउट प्लानिंग के हम कोई भी कार्य नहीं करते। वैसे एक क्रिमिनल जब कोई क्राइम करने जाता है तो उसके लिए भी वो प्लानिंग बनाता है, विथ प्लानिंग के साथ वो क्राइम करता है और उस क्राइम को अंजाम देता है। तो इसके लिए क्या लोग कहते भी हैं कि भगवान न करे कि कभी सफेद कोट या काले कोट के चक्कर लगाने पड़े, भगवान न करे कभी इनका दरवाजा देखना पड़े। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सफेद कोट यानी डॉक्टर, काला कोट यानी एडवोकेट, ये दो हैं जो आपको मरने की कगार पे आप होते हैं और एक नई जिंदगी देता है। यानी कि डॉक्टर है तो जब आपका पूरा शरीर कोई भी अंग खराब हो जाता है तो उसको किस तरीके से ऑपरेशन करके कैसे आपको मौत के मुंह से निकाल के लेके आता है, वही कार्य एडवोकेट का है यानी काले कोट का। कि जब आपको फांसी की सजा दी जाती है या आजीवन कारावास दे दिया जाता है तो वो फांसी की सजा यानी अगर आप निर्दोष हैं तो वो कैसे आपको मौत के मुंह से निकाल के बाहर ले आता है। ये एक कला है, इसीलिए एडवोकेट को कहा जाता है एक्स्ट्रा वर्जन यानी कि लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। तो लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन आखिरकार क्यों कहा गया, यानी वकीलों की बहुमुखी। वकील एक ऐसा होता है जिसको ये भी माना जाता है कि वो जज से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जज से ज्यादा वो कार्य करता है। यानी कि कई रात भर लगा होता है, ग्राउंड्स ढूंढता है कि क्या हम अपने विपक्ष को कैसे हम बचा सकते हैं, जिसके खिलाफ हम केस लड़ रहे हैं उसको हम कैसे हम उस पीड़ित को कैसे हम बचा के निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में चलती हैं और फिर वो जज के सामने उस फाइल को रखता है और जज उस 200, 250, 500, हजारों पेज की फाइल को पलट पलट के देखता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बैठ गया, वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो लेबरी करते हैं वो एडवोकेट करता है। इसीलिए एडवोकेट को लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन कहा गया। लेकिन जो जज है वो उसको पता है कि कहाँ पे मेन ग्राउंड्स बनेगा, वो पेज टर्न करता है और बता देता है ये ग्राउंड्स बना है और इसको ये सजा होनी चाहिए। तो हम लैटिन वर्ड यानी कि एक्टस नॉन फैसिट र्यूमनिसिमेंस-ट्रिया का मतलब अब समझाने जा रहे हैं कि इसका जो मेन मीनिंग है तो वो है एन एक्ट डज नॉट
रेंडर अ मैन गिल्टी ऑफ अ क्राइम अनलेस हिज माइंड इज इक्वलिटी गिल्टी। यानी कि मात्र कृत्य किसी को दोषी नहीं बनाता है जब तक उसका इंटेंशन ना हो। यानी किसी को ऐसे ही क्रिमिनल अगर हम घोषित कर देंगे कि वो क्रिमिनल है, तो उसके पीछे का हम इंटेंशन पहले देखेंगे कि आखिरकार इस पर्सन ने ये क्राइम क्यों किया, तब हम कहीं जाके उसके खिलाफ केस करते हैं और उसको जो भी सजा सुनानी होती है वो सजा हम सुनाते हैं। तो मेन है उसका कि मोटिव हमें देखना पड़ेगा कि उसका मेन जो मोटिव था वो क्या था। मोटिव मतलब हेतु। तो मोटिव उसका कैसा था कि क्या प्लानिंग कर रहा था, किस तरीके से था, वो स्टार्टिंग में उसका जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, उसका रहन सहन था वो कैसा था। तो मोटिव उसका सबसे पहले देखेंगे कि आखिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो उसका मोटिव किस तरीके की, कौन सी ऐसी कंडीशन थी जो वो इस क्राइम तक उसको लेकर आई है। तो मेन चीज होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है मोटिव। तो मोटिव के बाद जो आता है विल, यानी कि जो उसकी इच्छाएं जागृत होती हैं माइंड में, जैसे कि चल रहा था, क्या उसके माइंड में चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बुरा चल रहा था, किस तरीके की जो भावनाएं उसके माइंड में है वो कैसी आती हैं, उसके परिवार के प्रति क्या व्यवहार है, उसके बाहर के प्रति क्या व्यवहार है, उसके समाज के प्रति क्या व्यवहार है। तो ये सब देखते हुए उसकी विल देखी जाएगी कि आखिरकार उसने ये जो क्राइम किया तो उसकी इच्छा क्या थी। तो उसकी इच्छाएं देखी जाती हैं कि विल क्या थी। विल के बाद फिर हम उसकी मेंसरिया देखते हैं। मेंसरिया से ही हम उसको पकड़ में आ जाता है कि वाकई में ये क्रिमिनल था या है, और या फिर नहीं था या फिर नहीं है। तो जो उसके माइंड में मेंसरिया जब आई, तो मेंसरिया यानी दुराशय जिसको कहते हैं, जिसको इंटेंशन कहते हैं। तो मेंसरिया में हम इसको 2 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं, यानी कि गुड और एक होता है इविल। तो गुड इंटेंशन जो है वो तो भाई अच्छा है, बल्ले बल्ले। लेकिन जो इविल इंटेंशन अगर माइंड में आ गया, यानी कि बैड इंटेंशन माइंड में आ गया, तो उस बैड इंटेंशन के लिए अब हमें ये सोचना पड़ता है कि भाई ये अब अच्छे की तरफ छोड़कर बुरे की तरफ क्यों जा रहा है। तो उसका जो हमने मोटिव देखा, विल देखा, फिर मेंस रिया से ही डिसाइड हो गया कि वाकई में अगर वो बैड की तरफ चला गया है तो उसके माइंड में वाकई में कोई बड़ा लोचा है। अब वो जब वहां पे पहुंचा, यानी कि बैड इंटेंशन उसने चूज कर लिया, उसके माइंड में बैड इंटेंशन आ गया, तो अब क्या है कि एक्टस रियूज जो उसकी पोजीशन वहां तक जब पहुंचेगा, वो धीरे धीरे जब वहां पहुंच जाएगा एक्टस रियूज पे, तो एक्टस रियूज यानी जो कृत्य था उसका वो कैसा था। तो वो पहले उस कृत्य यानी कि जो करने जा रहा है उस कृत्य के लिए उसने पहले तो प्रिपरेशन की, यानी तैयारियां वैयारियां करेगा, हथियार वथियार इकट्ठा करेगा, कोई डंडे लाठी इकट्ठे करेगा या फिर कुछ और इकट्ठे करेगा। तो प्रिपरेशन करने के बाद वो अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट के बाद यानी कि उसके ऊपर कोई प्रहार करेगा। तो जैसे ही उसने अटेम्प्ट किया तो क्या किया उसने, सामने वाले को इंजरी पहुंचा दी, यानी उसको क्षति पहुंचाई। और जैसे ही सामने वाले को क्षति हुई तो क्या हो गया, क्राइम हो गया। तो क्राइम के लिए यानी कि जो उसने क्राइम किया, तो इसमें क्या कह रहा था, एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मेंसिट रिया, यानी मात्र कृत्य किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका इंटेंशन ऐसा ना हो। तो इंटेंशन उसका कैसा था, इंटेंशन उसका बैड हो गया था। तो बैड इंटेंशन था इसलिए उसने ये क्राइम किया, और क्राइम किया तो अब क्या है कि जो समाज के अगेंस्ट में गया तो वो अपराधी ही घोषित हो गया। यानी कि जो हमारे जितने भी, चाहे वो आईपीसी के सेक्शन हो, चाहे वो सीआरपीसी के हो, चाहे वो एविडेंस के हो, कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, यानी कि जितने भी हमारे लॉ में जो भी बातें बताई गई हैं उसके अगेंस्ट में अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो क्राइम ही कहलाता है। जैसे अ पार्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ क्राइम
is by no means easy task. Generally speaking, almost all society, यानी कि जो समाज के प्रति यानी जो सही नहीं है और उसके अगेंस्ट में कोई कार्य कर रहा है तो वो अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। इसमें कई केस हैं एक्टस नॉन फैसिट रियूनिसी मेंस ट्रिया के। एक है आर वर्सेस प्रिंस का केस है, सेराज वर्सेस रज्जन का केस है, टुंडा का केस है सॉरी टुंडा का नहीं है, और इसमें लीवेट का केस है और चरणदास का केस है। कई ऐसे केस हैं जिसमें बताया गया है कि आखिर उसका जो इंटेंशन था वो कैसा है। जैसे बीएनएस के सेक्शन में 14 में दिया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ 17 सेक्शन में दिया है बीएनएस के। तो आईपीसी में वही सेक्शन जो है मिस्टेक ऑफ लॉ का वो 76 में दिया है और 79 मिस्टेक ऑफ लॉ का दिया है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का 76 सेक्शन आईपीसी में दिया है। तो अब वो सेक्शन चेंज हो गए हैं लेकिन कंटेंट वही है, केस वही हैं, लेकिन सेक्शन जो थे वो आईपीसी के जो थे वो बीएनएस में अब जो 76 था मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो अब हो गया है 14। वही मिस्टेक ऑफ आईपीसी में जो मिस्टेक ऑफ लॉ था 79 में वो हो गया है 17 में। तो इस तरीके से बीएनएस में वो सेक्शन केवल बदले गए हैं, अंदर का कुछ भी नहीं बदला गया। तो अब यहाँ पे जो ये केस थे आर वर्सेस प्रिंस का केस था, बड़ा ही फेमस केस है। इसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट की धारा 55 के अंतर्गत ये केस चला, यानी कि जिसमें वो ये 76 में भी आता था कि ये मिस्टेक ऑफ लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। जिसमें आर वर्सेस प्रिंस के केस में एक 16 इयर्स की लड़की होती है जो फिजिकल स्ट्रक्चर से लग रही होती कि वाकई में वो 18 पार कर चुकी है, 18 प्लस है। जब प्रिंस उसको अपने साथ फादर के पोजीशन से हटाकर अपने साथ ले जाता है और अपने पोजीशन में रखता है और उसको घुमाता है, फिराता है और फिर उसको अपने साथ ही होटल में रहता है। जब उसके फादर केस फाइल करते हैं तो पता लगता है कि वो प्रिंस के साथ में है। प्रिंस ने कहा कि ये प्राइमा फेसिस में नहीं आता है ये केस, क्योंकि इस लड़की से हमने जब पूछा तो इसने कहा मैं 18 इयर्स की हूँ और फिजिकल स्ट्रक्चर से भी लग रहा था कि ये वाकई में 18 इयर्स की है। लेकिन कोर्ट ने कहा आपको पता करना चाहिए था कि ये कितनी एज की है और आप इसको अपने पोजीशन में रखा, फादर के पोजीशन से हटाकर, इसलिए आपको मालाफाइड यानी पूरी तरीके से जो गलती तुमने की है पूरे सही साठ पाया गया कि हाँ ये गलती तुम्हारी है, तो उसमें उनको मिस्टेक ऑफ लॉ में रखा गया कि आपने तथ्य की भूल ना करके विधि की भूल की है और इसके लिए आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ये अबडक्शन में भी गया था कि आपने पिता के उससे यानी उसका अपहरण किया हुआ है। तो अब यही है कि चंपारण जो चरणदास का केस था उसमें एक टेंट था, टेंट के अंदर एक महिला थी अपनी बेटी के साथ में, लेकिन जो वॉलंटियर कोर का एक पुलिस ऑफिसर था उसने जब कहा कि इसके अंदर देखो कोई शायद इसमें कोई अपराधी घुसे हुए हैं और बिना देखे और उस पे उन्होंने अधिकारी ने अपने जो था सिपाही उसको ऑर्डर दिया और उसने उस पर गोलियां चला दी। गोलियां चलाने के बाद वो महिला घायल हो गई। तब बाद में उसके ऊपर केस किया गया तो उसने कहा ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्यों? क्योंकि उसने बिना देखे और ये सोचा कि इसमें कोई अपराधी इस टेंट में घुसा हुआ है और एक ऑफिसर के कहने पर उसमें जो है उसने गोलियां चलाई थी। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट ना होकर मिस्टेक ऑफ लॉ था, क्योंकि उनको भी पता करना चाहिए था कि वाकई में इसमें कोई अपराधी है या फिर कोई और है। बिना देखे गोलियां का जो ऑर्डर देना ये सही नहीं था। तो क्या वाकई में इसमें किसी को ऐसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है बिना कोई सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी इंटेंशन के? तो ये जो मैगजीम है एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मेंस रिट्रिया, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि मात्र कृत्य किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका इंटेंशन ना हो। यानी कृत्य
कोई शेर है और वो लेके जा रहा है, किसी बच्चे को मुंह में दबाए हुए है और मुंह में दबाते हुए लेके जा रहा है, और उस बच्चे को तो वो शेर वैसे ही खा जाता, लेकिन उसको अगर शेर को उन्होंने गोली मारी और गोली का निशाना शेर पे लगा रहे थे, लग गई उस बच्चे को और बच्चा मर जाता, तो बच्चा तो वैसे ही मर जाता। लेकिन जब शेर को मार दिया, यानी अगर शेर मर जाता तो भी बच्चे की जान बच जा सकती थी, लेकिन बच्चे को मुंह में दबाए हुए शेर लेके जा रहा है और मिस्टेक से उस बच्चे को गोली लग जाती है, तो ये यहाँ पे उसका इंटेंशन नहीं था कि वो बच्चे को मारे। किसी का घर जल रहा था और घर में जलते जलते बीच का एक घर और गिरा दिया गया कि आगे जो है वो आग ना बढ़ने पाए, तो उसका इंटेंशन ये नहीं था कि दूसरे वाले का घर गिराया जाए। तो वही है कि मात्र कृत्य किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका इंटेंशन ना हो, लेकिन जब हमने इंटेंशन बना ही लिया है कि सामने वाले को हमें इंजरी पहुंचानी है, सामने वाले का हमें क्राइम करना ही है, सामने वाले की हत्या अगर हमें करनी है, तो उसके अपराध के लिए सेक्शन बने हुए हैं, सारे सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। हर अपराध की हर तरीके के सेक्शन बना के और उनकी उसी तरीके से पनिशमेंट और फाइन डिफाइन किए गए हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो था एक्टस नॉन फैसिड रेम्निसिमेंसिट्रिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैगजीन है, वो चाहे लॉ का स्टूडेंट चाहे वो कोई जनरल पर्सन हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पता चलता है कि वाकई में क्राइम करने के लिए किस स्टेज तक जाना पड़ता है। और अगर इंटेंशन में ही देख लिया जाए तो इंटेंशन अगर उसका चेंज हो जाएगा तो वो बच भी सकता है, यानी कि वो क्राइम वहीं से दो तरीके के इंटेंशन ही उसको डिफाइन करता है, डिसाइड हो जाता है इंटेंशन से कि वो सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। तो इस तरीके की मैगजीन अब हम एक डेली अपने चैनल पे डालेंगे, जो लॉ के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट होगी और अदर जो जनरल पर्सन है उनके लिए भी नॉलेज के लिए बेनिफिशियल होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।